हेलो पीपल, वेलकम टू हलवा फिजिक्स। और यहाँ आपको मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एकदम एसएप यानी कि एज सिंपल एज पॉसिबल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर है जिसका ये पहला लेक्चर है। आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 3 कंसेप्ट को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे क्या होता है। सबसे पहला कंसेप्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम सबसे पहले वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट बताऊँ, आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर को अज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है ना, ये एक सेल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, ये सेल के साथ कनेक्टेड है। आपको मालूम है जब कोई एक कंडक्टर सेल के साथ में कनेक्टेड हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शन में क्या होते हैं, आगे की तरफ मूव होने लगते हैं। ठीक है, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव होंगे। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कुछ एटम्स में से बाहर निकले हुए। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो एटम्स में से बाहर निकलते, तो जब ये आगे जाते हैं तो ये एटम ना इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से क्या करते हैं, थोड़ा रेसिस्ट करते हैं, और इन्हीं एटम को इसलिए रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जब करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, सपोज यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो करंट क्या होता है ये आपको मालूम पड़ गया। अब इस करंट के फ्लो होने की वजह से ना इस कंडक्टर के ऊपर कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट शो करता है ये कंडक्टर, और उसी इफेक्ट को हम लोग इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से इस कंडक्टर के ऊपर कितने इफेक्ट होते हैं। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। When current passes through any conductor, it shows various effect on conductor। ठीक है, जब एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं हमें। ठीक है, उन सारे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो ही टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिलहाल हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इतना था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये मैंने एक बल्ब का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा पोलियो हो गया है हमारे बल्ब को, बट ये बल्ब है। ठीक है, अस्यूम करो ये बल्ब है। अब जब आप एक बल्ब को देखते हो तो आप अगर उसके अंदर जितने भी टर्म्स है, जितने भी उसके पार्ट्स है, अगर उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत भी जाना है तो आपको मालूम होगा। तो उसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है डेट इज़ फिलामेंट। ये जो येलो कलर में बनाया हुआ है
ये होता है फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट क्या होता है, ये फिलामेंट ही ना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से गर्म हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये लाइट्स एमिट करता है, जिससे ये बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है, ठीक है। बट ये ग्लो क्यों हो रहा है, ये लाइट क्यों एमिट कर रहा है, बिकॉज ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये हीटेड अप हो जाता है, ठीक है। ये फिलामेंट बनता किससे है, ये फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का यूज़ क्यों किया गया है, किसकी, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, सबसे पहला। दूसरा चीज़ कि इसके अंदर ना रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जो टंगस्टन है वो उसका रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा रेसिस्टर भी है, समझ में आया। ओके, तो इसके अंदर, इस बल्ब के अंदर ये जो टंगस्टन है वो एज अ रेसिस्टर वर्क करता है, ठीक है। इस बल्ब का इंटरनल रेसिस्टर की तरह वो वर्क करता है। आपको ये बात क्लियर रहेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हेन अ रेसिस्टर इज कनेक्टेड in an electrical circuit, heat is produced in it due to current. This effect is called as heating effect of electric current. कहने का मतलब है, जब भी आप किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रसिस्टर कनेक्ट करोगे, अब ये बल्ब क्या है, रसिस्टर है, ठीक है। मैंने बताया था बल्ब के अंदर रसिस्टर होता है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रसिस्टर कनेक्ट करोगे, तो वो रसिस्टर की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। और इसी हीट प्रोड्यूस होने के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या, तो आपको समझ में आया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जब भी एक किसी कंडक्टर के अंदर से बहुत टाइम तक करंट पास होता है, तो उसके रसिस्टर की वजह से कंडक्टर क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक आपको समझ में आया कि जब करंट पास होता है कंडक्टर से या फिर किसी सर्किट से, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो गर्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रसिस्टर। बट रसिस्टर में ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो गर्म होता है, ये हमारा मेन क्वेश्चन होगा, ठीक है। रसिस्टर की वजह से गर्म क्यों हो जाता है, क्या होता है रसिस्टर के अंदर जिससे एक कंडक्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो आओ इसके लिए हम वही पहले वाला एग्जांपल समझते हैं। तो हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पिछले वाले डायग्राम में मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है वो आपका एटम्स है, और जो ग्रीन पार्ट है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना, तो इनके मूव होने की वजह से क्या होता है, ये जो एटम्स है ये रास्ते में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रोकते हैं, अपोज करते हैं, बोलते हैं भाई मैं रास्ते में, मुझे क्रॉस करके मत जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं ना इस करंट को, ठीक है। तो ये एज अ रसिस्टर वर्क करते हैं, ठीक है। अब अपोज कर रहे तो क्या, अब ये थोड़ी ना ऐसा करेगा कि नहीं नहीं मैं बाजू से निकल जाऊंगा, ये इससे टकरा कर ही जाएगा, ठीक है, इससे कोलाइड होकर ही जाएगा। तो वो कोलाइड के चक्कर में जब एटम, ठीक है, एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। तो इनके कोलिजन की वजह से ना यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इनकी कोलिजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और वही हीट जो है आगे जाके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा, हमको मालूम पड़ा ड्यू टू दिस कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये जो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच, उसी कोलिजन की वजह से हीटिंग इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमको समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट हमको क्यों देखने को मिल रहा था, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि इस हीटिंग इफेक्ट को क्या हम मेजर कर सकते हैं। क्या हम मेजर कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होने वाला है अगर हम इतने टाइम के लिए उसमें से करंट पास करें। तो सुन के थोड़ा लगेगा क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा यस ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स। और ये हो सकता है बाय जूल्स लॉ, ठीक है। तो जूल्स लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि किसी एक कंडक्टर से कि किसी एक कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलो देखते हैं क्या होता है जूल्स लॉ, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किस लिए यूज़ होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये यूज़ होता है कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी एक कंडक्टर में, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। अच्छा,
कंडक्टर में हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू रेसिस्टर। बेसिक चीज़ हो गया अभी हमारे लिए, हमको तो समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसे मेजर करना है। ठीक है, मेजर करना है तो मेजर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। तो आओ सबसे पहले हम इसका एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, फटाक से हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल्स टू, लिख देता हूँ मैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। करेक्ट? हाँ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका डेरिवेशन, डेट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, बट आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, है ना। ये जो V है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वर्क चाहिए तो आप Q को क्या कर दोगे, वहाँ पे के मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू आया। इसी W को अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो P का P, ये W की जगह पे V इंटू क्यू यहाँ पे, और नीचे का T ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब आपको मालूम है करंट का फॉर्मूला डेट इज Q अपॉन T, तो मैं ये Q अपॉन T के जगह पे, Q अपॉन T की जगह पे डायरेक्ट I लिख सकता हूँ। यस, तो यहाँ पे क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो ये कैसे आया, क्या आपको ये चीज़ समझा? यस, ये आगे जाके काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ तक हमको पावर मिल चुका है। ठीक है, पावर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो जब पावर किसी भी एक रेसिस्टर को दी जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला है, हीट प्रोड्यूस होने वाला। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर किसी एक रेसिस्टर को बहुत पावर मिल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसमें हीट ही प्रोड्यूस होने वाला है। तो हीट का फॉर्मूला होगा H इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, ओके, नाउ P क्या होता है हमें मालूम है, V इंटू आई, अभी भी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे V इंटू आई लिख दिया। नाउ अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करें, ओम्स लॉ अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर आप इस V के जगह पे आई आर पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, V के जगह पे आई आर आ जाएगा। ठीक है, तो आई आर आएगा तो क्या आएगा, ये आई मिल के आई स्क्वायर हो जाएंगे, ये आर यहाँ पे आ जाएगा, ये टी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे H का फॉर्मूला आ जाएगा, हीट का फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही है आपका जूल्स लॉ। यही क्या है आपका जूल्स लॉ। तो आइए जरा जूल्स लॉ का हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है जूल्स लॉ का। सो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है जूल्स लॉ का, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इसी से हमने स्टेटमेंट भी बनाया हुआ है। स्टेटमेंट है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेसिस्टर इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रेसिस्टर के थ्रू किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबसे पहले किसके, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर से सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा करंट होगा उसके स्क्वायर में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। सही बात है। ठीक है, दूसरा जो है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में कितना रेसिस्टेंस है, अगर कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो सिंपल सी बात है करंट भी, हीट भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। और लिखा है टाइम फॉर विच करंट इज सप्लाइड, तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट सप्लाई किया जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। थोड़े टाइम के लिए अगर आप करंट सप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा ही हीट होगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हो तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ चुका है कि जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, जूल्स लॉ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी एक हेल्प कीजिए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस होगी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, या फिर इसके बाद जितने भी और टॉपिक्स हैं, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।